छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, राजस्व घोटाला मामले में ईडी की लगातार कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन पिछले सप्ताह भर से ईडी की टीम ने शराब घोटाले पर शिकंजा कसा है। इस मामले में ईडी ने रायपुर मेयर के भाई अनवर ढेबर को हिरासत में ले रखा है। ईडी ने शराब में 2000 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई है। इसके साथ ही ईडी की छापेमारी से सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सीएम भूपेश ने ईडी की कार्रवाइयों को झूठा करार दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। तो वहीं सीएम भूपेश के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ईडी की कार्रवाई से प्रदेश में शराब की अफरा तफरी का मामला भी उजागर हो गया है। 2000 करोड़ का घोटाला भी साबित हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है। कांग्रेस सारे आरोप भाजपा पर मढ़ करके बचना चाहती है। बहुत स्पष्ट है कि ईडी ने अब तक जो कार्यवाहियां की है, इस मामले में भी प्रेस रिलीज में पढ़िएगा, मार्च से ये कार्यवाही और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। एविडेंस रिकॉर्ड किया गया और सारे एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की और तब बताया कि 2000 करोड़ का घोटाला, शराब का घोटाला उजागर हुआ है। किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाया गया, ये सारी बातें ईडी के प्रेस रिलीज में है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत नई बात नहीं है, लेकिन सीएम के ईडी की कार्रवाई को झूठा करार देने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ईडी सबूतों को उजागर क्यों नहीं करता। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। ईडी पर आर पार। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। ईडी पर क्यों नहीं थम रही सियासत? क्या है ईडी के छापों की हकीकत? कांग्रेस के आरोपों में कितना है दम? क्या ईडी के जरिए हो रही प्रेशर पॉलिटिक्स? तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मसला जिस तरह से एक बार फिर ईडी की जो कार्यवाही है उससे उपजा है और उसी के बाद जो कार्यवाही हुई है उससे सियासत में उबाल है, सियासत गर्म है। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ है KS चौहान साहब, भाजपा के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ में है। उचित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, आपके पास में आता हूं। जिस तरह से एक बार फिर जो ईडी की कार्रवाई है, कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का ये शराब घोटाला है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी का, क्या पक्ष है? देखिए राजेश जी, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बताया कि ईडी तो यहाँ पे अपना घर बना चुकी है, हेड ऑफिस उसका यही है। जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएंगे ईडी यही रहेगी, पहली बात। दूसरी देखिए, ईडी एकमात्र काम उसका है बीजेपी के लिए, चुनाव के लिए काम करना। और एक और बात मैं बोलूंगा, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि इसमें आबकारी जो राजस्व है उसमें कमी आई है,
देखिए 2017-18 जब इनकी सरकार थी तब 3,900 करोड़ की इस आबकारी मद से रेवेन्यू जनरेट हुआ था। उसके बाद 2022-23 में 6,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट हुआ और 2017 में जैसा इनकी नीति बनाई गई थी आबकारी की, कर्मचारी भर्ती का हो या परिवहन का हो या डिस्टिलर का हो, जो भी हो, सारी इन्हीं की बनाई नीति, उसी पे अभी तक चल रहा था। और एक और बात, जब ईडी बोल रही है 2,000 करोड़, इससे पहले मार्च में भी ईडी आई थी, उससे पहले फरवरी में 2020 में भी आई थी। जितनी बार ईडी आती है जाती है मगर वो कभी बताती नहीं उसको मिला क्या है। एक रुपया नहीं बताएगी। अचल फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लो, कैश की बात कर लीजिए, किसी चीज के बारे में बताती नहीं, बस वो चली जाती है। उस समय भी आई गई, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बताई, कुछ नहीं। हमारे अभी भी मैं बात करूंगा, अभी प्रेस रिलीज किया 2,000 करोड़ का घोटाले का, तो उसके ऊपर कोई दिखाया नहीं साक्ष्य कि 2,000 करोड़ का अगर बोल रही है तो क्या साक्ष्य आपके पास। और एक और बात देखिए, सीएजी किसकी, भारत सरकार की एजेंसी है, वो हर साल आबकारी विभाग के यहाँ पे ऑडिट करती है, इस साल भी की है। उसने किसी साल भी कोई टिकट टिप्पणी नहीं की है, हर साल क्लीन चिट दी है आबकारी विभाग को। तो ऐसा क्या ईडी को मिल गया? सीएजी जो भारत सरकार की एजेंसी है, ईडी भी भारत सरकार की एजेंसी है, या तो ये दोनों एजेंसी में कोई झूठ बोल रहा है, दोनों में से एजेंसी कोई किसी की जांच है तो गलत है, या तो ये दोनों एजेंसी की जांच कराए पहले। तो सीएजी हमको क्लीन चिट देती है, भारत सरकार की एजेंसी है, और ईडी बोलती है 2,000 करोड़ घोटाला हुआ है। तो ये तो साफ दिखा रहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ईडी है हर बार आती है, कुछ नहीं मिलता, उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा मनगढ़ंत बनाया गया है कि 2,000 करोड़ घोटाला हुआ है। अगर भाई घोटाला हुआ है तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा ना, किस बेस पे आप बोल रहे हैं? और ईडी हमारे यहाँ क्यों आती है? जहां पे देखिए एमपी, राजेश जी आपको मालूम होगा, आप तो एमपी में रहे, देखिए वहां के विधायक खुद बोलते हैं कि मैं शराब का माफिया हूं, मैं शराब खुद बेच रहा हूं। वहां पे पुलिस की कार्रवाई तक नहीं होती। ईडी आईटी तो दूर की बात है, राज्य पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है। तो भाई आपकी जहां सरकार है वहां खुलेआम आपके विधायक बोल रहे हैं कि मैं शराब बेच रहा हूं, वहां कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस कार्रवाई भी नहीं होगी, और यहाँ पे झूठ मूठ का ईडी भेज दो। चलिए, ईडी आईटी है, केएस चौहान साहब दिख रहा है षड्यंत्र है। केएस चौहान साहब सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है इसलिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है। राजेश जी, विपक्ष का ये कहना है कि हम अगर गलत करें तो आप बिल्कुल टोक ही नहीं सकते हैं हमारे को, और खासकर आप चुनावी साल में तो हमारे को हाथ भी मत लगाइए, क्योंकि हम ये बताएंगे कि ये षड्यंत्र ही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ऑडिट हुआ वो कहां से हुआ? तो वो आबकारी कार्यालय से होता है, कोई उत्पादन केंद्र और दुकानों से नहीं होता है। दूसरी बात, यहां पर मामला क्या है राजेश जी, कि पहले जहां पर उत्पादन होता है उसके पहले जानकारी, उसके बाद जानकारी आबकारी कार्यालय को दी जाती है। आबकारी कार्यालय हरी झंडी दिखाता है, उनको रिपोर्ट देता है, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दुकान को। ठीक है, यहाँ पर आबकारी कार्यालयों को बताया ही नहीं जा रहा है, और उसके बाद डायरेक्ट उत्पादन से सीधा जा रही है, वहां पर दुकानों में जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही है। वहां पर ना क्वालिटी कंट्रोल है और ना ही क्वांटिटी कंट्रोल है। आप कच्ची शराब बना रहे हैं या अपने हिसाब से बना रहे हैं, ये तो बहुत दूर की बात है, ये आपको पता ही नहीं है। ये सब खुलासा ईडी ने आज किया है। ईडी जब बोलती है तो आपको प्रॉब्लम है, ईडी जब नहीं बोलती है तो आपको प्रॉब्लम है। आप वो बोले कि कुछ ऐसे ही करके चले गई है, कुछ हाथ तो आया नहीं है, अभी कुछ हाथ जब अब उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद बोलती है, तो बोलती है अभी ये पहले क्यों नहीं बोला था। तो ये सब चीजें मनगढ़ंत कहानियां ये आप लोग कर रहे हैं, ये ईडी नहीं कर रही है, और ईडी की कार्रवाई कार्यपालिका की कार्रवाई है। ये सभी चीजें फैक्ट वहां पर न्यायालय में पेश किए जाएंगे। न्यायालय में जब पेश किया जाता है, और सौम्या चौरसिया जो इसके पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी सौम्या चौरसिया के मामले, तो 5,000 की पेज की चार्जशीट वहां पर जाके दाखिल की गई थी। उसके बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। आज भी जो रिमांड में दिया गया है अनवर जी को, वो कुछ फैक्ट पेश किया है ईडी ने, उसके बाद ही उनको दिया गया है। अगर उचित जी, चलिए राजेश जी सुनिए ना, सबसे मेन पॉइंट, अगर अनवर ढेबर अगर सच्चे होते, उनको कोई वो दिल में चोट नहीं होता, तो वो फरार क्यों होते? और अनवर ढेबर सिर्फ एक प्यादा माध्य है, ये पूरा सिंडिकेट एक के इशारों पे चल रहा है, जो कि बिना राजनीतिक दखल के, बिना अधिकारियों के दखल के नहीं चल सकता था।
इतना बड़ा घोटाला। चलिए मैं आता हूँ, दोबारा आ जाता हूँ। हूँ। KS चौहान साहब दोबारा आऊँगा। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ में हैं। उचित जी, जिस तरह से ईडी की जो कार्यवाही है या फिर जिस तरह से लगातार ये आरोप भी वहाँ पर लगते हैं कि छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा रहा है, हम मेन मुद्दे पर ही आते हैं जिसको लेकर जो सियासत और जो राजनीति है छत्तीसगढ़ में वो गर्म है। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगता है और जो अनवर ढेवर हैं उन पर शिकंजा कसा जाता है। क्या जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि वेजा इस्तेमाल किया जा रहा है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो फिर ईडी है, या फिर कहीं ना कहीं आग है इसी के चलते धुआं है? देखिए राजेश जी, वेजा इस्तेमाल ये अलग मसला है जी। छत्तीसगढ़ में ईडी जिनको पकड़ रही है वो कोई शंकराचार्य तो है नहीं, वो कोई ऋषि मुनि है नहीं, और जिनके यहाँ वो जा रही है, जिनके यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं या जिनके यहाँ से डिजिटल साक्ष्य मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने इतनी कमाई मनरेगा से मजदूरी करके तो कमाई नहीं है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने करप्शन करके ही कमाई। ये वीजा इस्तेमाल एक अलग मसला है। छत्तीसगढ़ में उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है जो इस पे करप्शन में शामिल है। इस दूसरा आपका सवाल राजेश जी 2000 करोड़ का, तो सबसे पहले मैंने ही इसको एक्सपोज किया था FL10 लाइसेंस को लेके 2020 में मार्च जून पर हमें करीब कि FL10 लाइसेंस जो होता है खरीदी और बिक्री का, जो पहले बेवरेज कॉर्पोरेशन का था, तो वो अब जो है उससे काम छीन के प्राइवेट व्यक्तियों को देना, ये भ्रष्टाचार की शुरुआत वहां से होती है। उन 3 प्राइवेट लोगों को देना काम, जिन मार्च में काम देना, जो कंपनी ही जनवरी में बनी है। ये क्या मंशा दर्शाता है कि क्या इनको पुराने 20 वर्षों का कोई अनुभव था? नहीं था। ये उसी 2 महीना पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी ये तीनों कंपनियां, जिनको एक काम मिला जिसके थ्रू ये आगे के पूरे करप्शन, संभावित करप्शन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हुए हैं। और ये बहुत हद तक सही भी है कि कोयले के बाद आबकारी में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, क्योंकि अगर चलती फिरती प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बेवरेज कॉर्पोरेशन सरकारी संस्था से काम छीन के मलाई वाला काम राजेश जी, वो 3 प्राइवेट व्यक्तियों को देना, ये क्या दर्शाता है? आप और जनता समझदार है। मैं सरकारों के विरोध में, पॉलिटिकल विरोध में नहीं जाना चाहता। मैंने जो एक्सपोज किया था राजेश जी, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि जहाँ पे शहद है, मक्खियां वहां आएंगी, तो जाहिर है कि ईडी इन चीजों को माइन्यूटली वॉच करके देख रही है। उन्होंने देखा भी है। तो निरंतर यहाँ पे जितने भी छापे पड़ रहे हैं वो लाजमी भी है, क्योंकि इस तरीके के करप्शन हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए सत्यप्रकाश जी, चूंकि जिस तरह से जो चीज़ें हैं, और मैं तो उसी पर मसले पर हूँ कि जिनका नाम इसमें आ रहा है, सीधा सा सवाल यही सी बात को लेकर कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राजस्व की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को भी नुकसान है, सरकार को भी इसको लेकर नुकसान है। अगर ये कार्रवाई है तो क्यों ये लग रहा है कि कार्रवाई गलत हो रही है? देखिए राजेश, जैसे मैंने बोला, राजस्व में तो बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर घोटाला होता तो कमी होनी चाहिए, बढ़ोतरी होती जा रही है। और एक बात मैं राजेश जी इस टॉपिक से इतर बोलना चाहूंगा, जो के चौहान जी बहुत अंगूठा दिखाते हैं, मैं थोड़ा इनको याद दिला देता हूँ। ये हमारे अडानी जैसा काम नहीं चल रहा है, जिनको एयरपोर्ट का टेंडर मिलता है बिना कुछ, उनको उसमें टेंडर जो नियम होते हैं उसको बदल के एयरपोर्ट का नियम दिया जाता है। अनिल अंबानी को टेंडर मिल जाता है एयरक्राफ्ट बनाने का, उनको जब एक्सपीरियंस जनवरी में कंपनी बनती है, मार्च में उनको टेंडर मिल जाता है। तो ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। चौहान जी थोड़ा वो भी याद कर लीजिए। और दूसरी बात है, जैसे राजेश जी मैंने अभी बोला, इन्होंने देखिए चौहान जी ने बोला सीएजी के बारे में बोला कि उनके अधिकारी आबकारी विभाग में बैठ कर ऑडिट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि सीएजी के अधिकारी को भी काबिलियत पे शक कर रहे हैं। भाई सीएजी के अधिकारी तो भारत सरकार के अधीन आते हैं, वो आके यहाँ पे ऑडिट करके जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं क्लीन चिट दे रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वो आबकारी विभाग में बैठ के कर रहे हैं, दुकानों पे नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, तो आप उनकी काबिलियत पे शक कर रहे हैं, इसमें तो मोदी जी को बोलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईडी वहां आसाम में क्यों नहीं जाती है? जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, सीएम बना देते वो ठीक हो जाते। एकनाथ शिंदे, इन लोग खुद आरोप लगा नहीं, लेकिन सत्यप्रकाश जी, अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है,
ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो बिना किसी सबूत के, क्योंकि उसको भी एविडेंस कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करना होगा। तो राजेश जी वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे एविडेंस इन्होंने वो दिखाए थे हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो वो एविडेंस अभी ईडी क्यों नहीं दे रहे? तो यही मैं बोल रहा हूँ, ईडी अगर वहां जाएगी ही नहीं इनके यहाँ, जो एमपी में मैंने आपको उदाहरण दिया, विधायक खुद बोल रहे कि मैं शराब बेच रहा हूँ, ईडी अगर जाएगी ही नहीं वहां पे तो निकलेगा कहां से? पहले ईडी वहां जाए तो ये भेजे तो ये साफ दिखता है कि षड्यंत्र कैसा चल रहा है। अगर वो कांग्रेस पार्टी में तो वो एकदम पापी हो गया, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो धुल जाते हैं। तो ये साफ दिख रहा है षड्यंत्र है, ये चुनाव का समय। आप देखिए पिछले 2-3 बार ईडी छापा मारे तो उसमें क्यों नहीं कुछ बताया? उसमें 1 रुपए के कुछ नहीं बताया, उसमें कुछ नहीं बताया क्या मिला है क्या नहीं मिला। यहाँ तक मैं और आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, जो अधिकारी से पूछताछ की जाती है, महिलाओं की जो अधिकारी से पूछताछ होती है, वो खुद बाहर आके बताती है कि उनके साथ मारपीट की गई है, जबरदस्ती में हस्ताक्षर कराया गया है, महिलाओं को रात रात थाने में बिठाया जाता है, ईडी के कार्यालय में बिठाया जाता है, जो नियम विरुद्ध है। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है ईडी के ऊपर। ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति की जा रही है ईडी के साथ। जैसे राजभवन को चलाते वैसे ईडी को भी चलाने की कोशिश कर रही है। मगर ये साफ दिख रहा है कि जब सीएजी क्लीन चिट दे रही है, ईडी कहां से 2000 करोड़ का घोटाला बता रही है। तो ये दोनों एजेंसी के बीच की बात है कि या तो ये एजेंसी गलत बोल रही है, ये एजेंसी गलत बोल रही है। भारत सरकार पहले तय कर ले कौन सी एजेंसी ठीक बोल रही। चलिए चौहान साहब जवाब दे दीजिए। अपने जो लोग हैं जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई चल रही है, राजेश जी चौहान साहब जवाब दे दीजिए। राजेश जी मैंने तो बात ही वहीं से चालू की थी कि जो एजेंसियां हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं, और माननीय उचित शर्मा जी ने भी ये सब चीजें डायरेक्ट बता रही हैं। और ये सब पूरे मतलब इनके पूरा बोलने का यही तात्पर्य था कि एक सिंडिकेट जो है वो चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूटने में पड़ा हुआ है और शर्मसार कर दिया है इन सब चीजों से। आज आप एक बात बता दीजिए कि 70 विधायक हैं इनके, ठीक है, 70 के 70 विधायकों के पास क्या ईडी ने छापा मार दिया? क्या बोलते हैं, एक महापौर का भाई ही मिला था? नहीं, ईडी की अपनी एक कार्यशैली है, अपनी एक कार्य पद्धति है, उसके हिसाब से ये सब चीजें चलेंगी। ये कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ मिला है, उसके आधार पे जो हाई कोर्ट है, माननीय कोर्ट जो है, वो उसके आधार पे ये सब चीजें उनको जमानत भी नहीं दे रहा है और उसके हिसाब से उनको आगे की रिमांड दे रहा है और आगे की कार्रवाई करने के लिए बोल भी रहा है। आपका अगर ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपको मान लीजिए कि कोई पुलिस तंग करती है, अगर अनुचित व्यवहार करती है, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ राजनीतिक नेताओं के ऊपर नहीं, आप जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी छापे पड़े हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो भी लिप्त है। आज बहुत बड़ी बात ये हो गई है कि ये सब चीजें हो रही हैं और आपको फरार होने की क्या जरूरत है? आपको तीन एजेंसियों को प्राइवेट देने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि आप डिस्टिलरी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं चाहते हैं और आप अपने आबकारी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो पेपर में आता है उसकी ऑडिट होती है, जो पेपर में आएगा ही नहीं उसकी ऑडिट कैसे होगी? तो जो पेपर में नहीं आया है वो ईडी ने पकड़ा है, राइट? ये आप चलिए बचकानी बातें, सत्यप्रकाश जी, ये बचकानी बातें कर रहे हैं। बोल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सत्यप्रकाश जी? जी मैं चौहान जी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ईडी कार्रवाई हेमंत बिस्वा शर्मा चल रही थी, रमन सिंह जी पे चल रही थी, एकनाथ शिंदे आरोप, उनका स्टेटस बता दीजिए। कर्नाटक बेल्लारी ब्रदर्स का स्टेटस बता दीजिए। ईडी के इनके कार्रवाई के स्टेटस बता दीजिए। तो हम जो ये बोले मैं वो जवाब दूंगा। ईडी के इनका स्टेटस क्या है? इनकी पार्टी में जाते वो ईडी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? ये मीडिया में मुद्दा उठना चाहिए। राजेश जी मैं बोले मीडिया में ये मुद्दा क्यों नहीं उठता है? अरे बात कि भाई ईडी कार्रवाई वहां चल रही थी, जब ये पार्टी करोड़ रुपए खाते बैठ गए हो, चौहान जी गरम मत होइए। जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसी फ्रस्ट्रेट होते हैं। अडानी को भी टेंडर दे देते हो, अनिल अंबानी को टेंडर चाहिए, तुम लोग को मिल जाता है, एयरपोर्ट के टेंडर में उसको टेंडर मिल जाता है, अडानी को पता नहीं होता है, उसका टेंडर में नियम बदल दिया जाता है। तो ये यहाँ अडानी वाला काम है। 20 करोड़ आप बताइए अडानी को कहां से दे दिए? 20 करोड़ लेके तो शर्म आनी चाहिए। उसके टेंडर कभी उड़ीसा की बात करते हो, कभी हिमाचल प्रदेश की बात करते हो, कभी केरल की बात करते हो, कभी दूसरी बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। खेल नहीं खेला जा रहा है यहाँ पे। 2000 करोड़ का मामला है राजेश जी, 2000 करोड़ का, ऐसा ही नहीं जाने देंगे। धान घोटाला का याद करो, धान घोटाला की याद करो, या वैसे नहीं ये लो अब धान घोटाले में आ गए, जाओ ना। अरे तो आपकी आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ पे वैसे घोटाले नहीं चल रहे। अरे आपको याद दिला रहा हूँ मैं, आप न्यायालय जाओ। राजेश जी वही मैं बोला, मीडिया से इनसे सवाल पूछे रहे, उनको उन समय ईडी का स्टेटस क्या है?
जब इनकी पार्टी में है तो ईडी की कार्रवाई क्यों रुक जाती है? चलिए। कर्नाटक में क्यों रुक गई है? रमन उजित सिंह में क्यों रुक जी- गई? हेमंत बिस्वा में क्यों रुक गई है? उजित जी, मेरा सवाल सीधा सा यही है, ठीक है चुनाव है, ये अलग बात है, चुनाव चूँकि 5 से 6 महीने का वक्त है, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे जिस तरह से सियासत, ये जो राजनीति है वो क्यों हावी हो जाती है? अगर है कहीं ना, मैंने पहले ही कहा था कि अगर जब कहीं आग लगती है और धुआं है तो कुछ ना कुछ है, और फिर आपने भी कहा था इस चीज़ को लेकर, क्या माना जाए कि अब भले जो चीज़ें रही हों अनवर ढेबर के साथ में, क्या एविडेंस है? फिर जिस तरह से सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि वो एविडेंस सामने भी नहीं आ पाते, पिछले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, और फिर इस पर जो जिस तरह से राजनीति से सियासत हावी होती है, तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह में अगर जो चीज़ें हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और उस पर जो सियासत और राजनीति हो जाती है तो ये चीज़ें पीछे रह जाती है, फिर जो हकीकत सामने आना चाहिए। देखिए, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, हकीकत सामने भी आएगी। जब नान घोटाले के 3,500 करोड़ का मान लीजिए 35,000 करोड़ का घोटाला है, तो 35,000 करोड़ वहां कोई मिलने वाले नहीं थे। ये 2,000 करोड़ का घोटाला है, और तो 2,000 करोड़ आपको कहीं सोच रहे हैं कि कहीं जमा हुए वो मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत ये है कि मंशा क्या थी, क्यों चालू किए गए, तमाम वो विषय है जिसपे होना चाहिए था। इसमें ब्यूरोक्रेसी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। शराबबंदी की बात तो छोड़ो, शराब में ये जो बोल रहे हैं कि शराब पे जो लाभ हुआ है, हमारा राजस्व बढ़ा है, ये नेचुरल ग्रोथ है। आप नहीं भी रहेंगे महोदय सत्यप्रकाश जी तो भी 20% नेचुरल ग्रोथ होगा। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ आ जाएगी तो भी नेचुरल ग्रोथ होगा। आम आदमी पार्टी भी आएगी तो नेचुरल ग्रोथ है। वो नेचुरल ग्रोथ है, उसको समझिए। चौहान साहब ने ठीक कहा, सीएजी जो है वो दस्तावेज को देखती है, करप्शन नहीं देखती। करप्शन तब देखेगी जब वहां कोई नुकसान हो। आपके नगर निगम में 27 करोड़ का यूनिपोल का नुकसान हुआ है, तब सीएजी ने, आपके ऑडिट कंपनी ने उसको बताया है कि यहाँ नुकसान हुआ है। तो आप उस चीज को समझिए कि किस तरीके की आप आइडियोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस तरीके का आप जो आपकी नीति है उसको देखिए। आप तो झारखंड, हम लोग छत्तीसगढ़ की एक्चुअली एक्सपर्ट पॉलिसी है कि हम इसको ऑफिशियली सेल करते हैं, इस पॉलिसी को सेल करते हैं। राजेश जी, हम झारखंड गए थे इस पॉलिसी को बेचने के लिए, हम वहां फेल हो गए, और यही डीलर, यही पॉलिसी झारखंड में प्रपोज की गई है और 5 स्टेट को प्रपोज किया गया है। हम 2.5% ऑफिशियली चार्ज करते हैं पूरे एंटायर राजस्व का। यही कमिटमेंट हमने झारखंड से किया था। मतलब हमारे लोग, हमारे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ के अधिकारी, हमारी बेवरेज कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, ये आबकारी विभाग, तो ये हम किस ओर जा रहे हैं? शराबबंदी से शुरू हुए थे, 2,000 करोड़ में खत्म हो रहे हैं, तो ये कहाँ इन 5 सालों में हम जा रहे हैं? निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष को इसको सोचना चाहिए। चलिए, हमारे प्रॉमिस क्या था और हम सोचना होगा, सियासतदारों को भी सोचना होगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना हो, और जिस तरह से ईडी की जो कार्यवाही है उस पर जो आर पार है, सवाल तमाम सारे हैं, राजनीति भी है, सियासत भी है, लेकिन जिस तरह से कार्यवाही की गई है, कितनी सच है, कितनी गलत है, किस तरह की है, ये सारे एविडेंस आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जो सियासत है, जो राजनीति है, दूसरी तरफ ईडी की कार्यवाही है, और उसी को लेकर ये तमाम सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।